दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो भाषा का व्याकरण और एक साहित्य। तो साहित्य तो आपके यहाँ है नहीं, एक छंद और अलंकार का जोड़ रखा है। बाकी जो भाषा का प्राण जिसको हम कहते हैं, आत्मा कहते हैं, साउल ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं, उस व्याकरण से हमें प्रारंभ करना है और वाया वाया करते करते आगे बढ़ते जाना है। वर्ण पढ़ा, फिर हमने संधि पढ़ी, फिर समास पढ़ा और लास्ट में हम शिक्षण विधियों के होते हुए लास्ट में हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद में हम बाकायदा मैं आपका टेस्ट लूँगा। आपने क्या सीखा है उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक के बाद में 50, 60, 70, 80, 90, 100, समास है तो 200, प्रत्यय बड़ा है तो 200, और जहाँ छोटे टॉपिक हैं लिंग विभक्ति ज्ञान में 50-60 सवालों से हम टेस्ट करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा और जो गुरुजी आपको पहले पढ़ा के गए हैं, हम दोनों का यही प्रयास है कि जो प्राणभूत है रीट भर्ती परीक्षा के आपकी दो विषय संस्कृत और शाइको हैं, तो कम से कम उन दो को तो हम आपके साथ इस कदर लेके चलें कि परीक्षा में दुनिया डरे भली, पर कम से कम आपका तो आत्मविश्वास चरम पे हो और अच्छा पेपर आपका हो। ये सोच करके ही ये कार्य करना प्रारंभ हमने किया है। तो आशा करते हैं कि हम जितनी मेहनत आपके साथ कर सकते हैं हम लोग करें, आप भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ताकि ये सुखी सुखी का मैटर आगे बढ़ता रहे, हम अच्छा सीखे जाएँ। ठीक है भैया? तो प्रारंभ करते हैं। हमारी भाषा है, उसका नाम क्या है? संस्कृत। अब से पहले आप लोगों ने संस्कृत को संस्कृत पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद इस संस्कृत को हम संस्कृत ही पढ़ेंगे। एक बार बोर्ड पे जो लिखा हो उसको पढ़ के बताना, संस्कृत पढ़ोगे संस्कृत पढ़ोगे। उपसर्ग का नाम क्या है इसमें? सम। तो आवाज़ भी सम की ही आनी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृत भाषा, तो सम 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 का टोन आना चाहिए। इसी के साथ दूसरा शब्द इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, क्योंकि प्रस्तावना से भी कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगे हाथ पूछ लेगा, समास कैसे शब्द बना, प्रत्यय शब्द कैसे बना, कारक शब्द का निर्माण कैसे हुआ। वैसे ही आपको यहाँ भी पूछेगा कि बताइए संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो संस्कृत भाषा मैंने दो शब्द लिखे हैं। पहले शब्द का नाम पढ़ना एक बार वापस, और दूसरे शब्द का नाम। किसी भी शब्द को पढ़ते समय जब हम उस शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं, इसको व्याकरण शास्त्र की भाषा में एक शब्द के द्वारा जानते हैं और उस शब्द का नाम होता है व्युत्पत्ति। बोलना एक बार, क्या होती है वो? ये दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है वी प्लस उत्पत्ति। किसी भी शब्द की विशेष प्रकार से उत्पत्ति होती है, उस विशेष प्रकार से होने वाली उत्पत्ति को बताना व्युत्पत्ति कहलाता है। किसी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इस बात को बताना व्युत्पत्ति कहलाता है। किसी शब्द की संरचना क्या है, उसका पोस्टमार्टम करना, चीर फाड़ करना, डॉक्टर म्याना करना कहलाता है व्युत्पत्ति, कि इस शब्द का निर्माण किन किन चीज़ों के योग से हुआ है। तो एक तरह से हम सबको बिखेर देंगे, और बिखेर देना ही व्याकरण शास्त्र की सभ्य भाषा में क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति कहलाता है। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ दो शब्द मिले हैं। एक आपका उपसर्ग है जिसका नाम क्या है? वी। फिर एक और उपसर्ग मिला था उसका नाम उद, और उद प्लस उत्पत्ति को मिला दिया तो आपका शब्द क्या बना है? उत्पत्ति। तो बोला साहब संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? उसको बोला सुभाष जी इसमें पेन डाले, मोटा चलते हैं बारीक चलते हैं। तो बोला साहब संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो याद रखिएगा, ये कार्यक्रम हर टॉपिक के प्रारंभ में हम करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति में सबसे पहले एक चीज जुड़ी है जिसका नाम बोलना, क्या लिखा मैंने? सम। उसके बाद में एक और भैया जी आए जिसका नाम है सुट। उसके बाद में एक और भाई साहब आए जिसका नाम है डुकरी है, और लास्ट में एक और काका जी जुड़ गए, उसका नाम होता है अक्त। बोला साहब सम क्या है? याद रखिएगा, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में जो उपसर्ग हैं इनकी परिभाषा थोड़ी अलग है। हिंदी में हम पढ़ते हैं कि जो शब्द से आगे जुड़ जाए उसका नाम उपसर्ग होता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में शब्द से आगे जुड़ने वाले को उपसर्ग कहते ही नहीं है। उपसर्ग तब होता है जब उसका प्रयोग किसी धातु से पहले किया जाए। बात करेंगे अभी। तो बोला साहब संस्कृत में बोला सम क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सम क्या है? एक उपसर्ग है, और उपसर्ग वो होता है जिसका प्रयोग आप धातु से पहले करते हैं। बोला मैं तो धातु के साथ नहीं हूँ और मान लो किसी शब्द के साथ आ जाऊँ, तो कहा फिर तेरा नाम उपसर्ग ही नहीं होगा। तू प्र परा आदि तो है, तेरा नाम उपसर्ग नहीं होगा। बोला फिर मुझे क्या कहा जाएगा? साहब मुझे अव्यय कहा जाएगा। बोलो क्या कहा जाएगा? उदाहरण के लिए मैंने कह दिया, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे ये मिल गया, प्र परा अपसम अनु अव। इस प्रकार हमारे संस्कृत में फिक्स हैं कितने उपसर्ग होंगे अधिकतम? बोला मैं इससे पूछा कौन है तू, अभी इसके आगे पीछे देखो धातु नहीं है ना, तो ये कहेगा कि मैं अव्यय हूँ, मैं प्र हूँ लेकिन मैं उपसर्ग नहीं हूँ, मैं प्र आपका अव्यय होता हूँ। लेकिन मैंने एक धातु से इसका योग बैठा दिया, कुंडली मिल गई प्र के साथ। नम क्या है? एक धातु है, अर्थ होता है इसका मारना, नमस्कार करना।
तो नमस्कार करने की क्रिया है, धातु है, आगे प्र जोड़ा, तो अब बताइए इसका योग धातु से हो गया ना। अब कहेंगे कि यहाँ प्र क्या है, एक उपसर्ग है। यदि धातु के साथ आप आगे बैठे हैं तब तो आप उपसर्ग हैं, और धातु के साथ ना हो, अकेले हो या फिर किसी शब्द के साथ हो तो फिर आपका नाम उपसर्ग नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ 100% मैंने उपसर्ग लिखा है, तो धातु दिख रही है आपको थोड़ी सी। चलो दोबारा पढ़ना, उपसर्ग का नाम क्या है, सम। बोला ये भाई साहब क्या है, कहते हैं साहब इनको हम व्याकरण शास्त्र में एक नाम दिए हैं जिसका नाम है आगम। आगम का मतलब होता है जो प्रकृति और प्रत्यय के बीच में, जो उपसर्ग और धातु के बीच में चुपचाप आकर बैठ जाता है बिना किसी व्यवधान के। तो व्याकरण शास्त्र में दो वर्णों के बीच में जब एक नए वर्ण का आना हो जाए, बिना किसी व्यवधान के प्यार प्रेम से आकर के कोई बैठ जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं। बोला साहब जैसे मान लीजिए पीछे पीछे मैडम आई, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहन जी इधर होना, एक को कहा थोड़ा इधर होना, और चुपचाप बीच में आकर बैठ गया। इस प्रकार के व्यवहार वाली मैडम क्या कहलाएंगी शास्त्र में, आगम। और इस प्रकार का व्यवहार बताओ शत्रु के समान है, मित्र के समान है, प्यार प्रेम से बैठ रही है ना, तो इसको हम कहते हैं कि साहब आगम व्याकरण शास्त्र में मित्र के समान होते हैं। और समान बताने के लिए पीछे एक प्रत्यय लगाया जाता है, बोलना है इसको जरा, वत। अब मित्र वत का मतलब हो गया मित्र के समान। गांव के जैसा है तो ग्राम वत, कोई मोहन के जैसा है तो मोहन वत, कोई पिता के समान है तो पितृ वत, और कोई मातृ यानी माता के समान है तो मातृ वत। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण भी किया जाता है। दोबारा बोलना, सुट क्या है, एक आगम। अब ये अलग बात है कि सुट में ऊंट चला जाता है, घास सरने, ऊ जाता है, टे चला जाता है, केवल बसता क्या है, सा। आगे देखो क्या बोलते हैं इसको हम, डुकरियां। पढ़ना एक बार। और इस डुकरिये में जो काम चला वो धातु निकल के आएगी, शेष क्या रहता है, क्री। ये डुप्लीकेट धातु है, ये ओरिजिनल धातु है। बोला ओरिजिनल और डुप्लीकेट से मतलब क्या होता है। हमारे 3 दादा परदादा हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जिनको बड़े प्यार से हम त्रिदेव कहते हैं, त्रिमुनि कहते हैं। बोला साहब इन 3 मुनियों ने जैसे जैसे धातुओं को कहा वो तो कहलाती है ओरिजिनल धातु का रूप। जैसे पाणिनि ने क्री नहीं पढ़ा, पाणिनि ने क्या बोला था, लेकिन काम चलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आगे से पीछे से चली जाती हैं, और जो शेष रहता है उससे हम व्यवहार करते हैं। जैसे क्री से बनाएंगे करोती। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा, इसलिए लिखवाया मैंने इसको कि बताइए साहब करोती में मूल धातु का नाम क्या है। धातु नहीं बोला मैंने, क्या बोला, मूल धातु। फिर आप क्री को इग्नोर करेंगे और आप कहेंगे साहब मूल धातु का नाम डुक्रिय होता है। अब देखो धातु से पहले आया था नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, यहाँ पर उपसर्ग रखा है। आगे आ जाओ, लास्ट में एक प्रत्यय आपने जोड़ा है, प्रत्यय का नाम है त, और इसमें शेष क्या बचता है, त। और इसको व्याकरण शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं, इससे बनने वाले रूप आपके तीनों लिंगों में होते हैं। 4 चीजों के योग से बना शब्द इसका नाम होता है संस्कृत। जोड़ते जाओ, आगे आगे क्या है आपका, सम। उसके बाद में सुट का क्या मिलाया आपने, सा। उसके बाद डुकरी में बचा हुआ है क्री, और अक्त प्रत्यय में बचाया आपने त। इन सभी के योग से आप अनुस्वार संधि पढ़ेंगे आगे। किसी भी पद के अंत में, उपसर्ग आदि के अंत में मैं हो तो उसको क्या हो जाता है, अनुस्वार। फिर इसके बाद में आदा श, उसके बाद में क्री, उसके बाद में त, और ये शब्द आगे जा करके ये रूप ले लेता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि शब्द में नपुंसक लिंग व्यवहार होता है। याद रखिएगा, किसी भी शब्द के अंत में कौन सा स्वर आ जाए, अ, तो उसका नपुंसक लिंग बनाने के लिए पीछे उसके अम जोड़ दिया जाता है। अम का मतलब सीधा याद करें आप तो ए को भी मार डालें, क्योंकि अम अ के समान ही हो जाता है। तो जहां जहां शब्द के अंत में ए आता है, नपुंसक लिंग बनाने के लिए पीछे किसकी आवाज आएगी, अम की। उदाहरण के लिए संस्कृता, पीछे कौन सा स्वर था आपका, ए। अब इसको नपुंसक लिंग में ले जाओ, क्या बन गया, संस्कृतम। ज्ञान होता तो ज्ञानम, आपके पास धन है तो, चित्र है तो, पुस्तक है तो, खाने को फल है तो। ये 5-7 ऐसे शब्द हैं जो लगातार चलेंगे अनुवाद में, शुद्धि अशुद्धि में। आप लोग कई बार पूछते हैं गुरुजी नपुंसक लिंग का इनका पता ही नहीं चलता। हिंदी में तो आप व्यवहार करके पता कर लेते हैं कि साहब नर के समान है तो पुल्लिंग है, मादा के समान है तो स्त्रीलिंग है। अब आप फल का क्या नर मादा करेंगे, बोला आम है तो बाप है, केरी है तो मम्मी है। ऐसा हम कर नहीं सकते ना, प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो संस्कृत में तो जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने कह दिया कि भैया पत्नी है तो है, कलत्र शब्द कह दिया, कलह करने वाली तो नपुंसक लिंग में ही चलेगी। अब बताओ पत्नी कोई नपुंसक लिंग होती है क्या, लेकिन फिर भी शब्द होता है कलत्रम, शब्द होता है नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से देवता शब्द आप लोग समझते हैं पुल्लिंग है। कई बार पत्नियां कहती हैं घर में बैठ जा देवता, तो
तो बेचारे पति को भी पतीली बना देती हैं वो। हकीकत में देवता शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है, पर व्यवहार है हमारा हिंदी का, तो हम चला रहे हैं वर्षों से। पत्नी का भी पति पत्नी ही होती है, देवता कह दिया इसका मतलब क्या है, वो देव कहना चाहिए। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे लोग, आज संस्कृत क्लास में आप सीखे हैं, कभी मन करे गुस्सा निकालने का तो पति को कृपया देवता ना बोलें, देव ही बोले कि देव बैठ जा, क्योंकि देवता तो आप स्वयं हैं, देवी तो आप स्वयं हैं। तो याद रखिएगा कि संस्कृत में नपुंसकलिंग व्यवहार करने के लिए किसी भी शब्द के पीछे अस्वर हो तो वहां मैं की आवाज साथ चलेगी। समझ में आ रही बात? इस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। एक बार बोलना, संस्कृत शब्द में उपसर्ग का नाम क्या है? आगम किसका हुआ? बचाओगे क्या? धातु मूल बचेगा क्या? प्रत्यय का नाम बचाओगे क्या? ओरिजिनल शब्द क्या बना? बताइए कौन से लिंग में ले जाओगे? तो संस्कृत से क्या बनेगा? जैसे फल से, ज्ञान से, धन से, चित्र से, इस प्रकार के आपके 4-5 शब्द हैं। जैसे पत्ते से पत्र बोलते हैं, पत्र बनता है। अब कहा कि इतनी सारी चीज़ों के योग से आपने ये बनाया है, इतनी सारी चीज़ें मिलाकर आपने ये शब्द बनाया है, तो इस शब्द में इन सारी चीज़ों की महक तो आएगी ना। चाय बनाने के लिए दूध, पत्ती और चीनी है, तो उससे बनने वाली चाय मीठी होगी, कड़वी तो हो नहीं सकती। कहा कि कभी कभी जब हम शब्दों का निर्माण व्याकरण की सहायता से करते हैं तो उस शब्द का जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनाना होता है, जिनके योग से उस शब्द का निर्माण होता है, तो उन सभी के अर्थ का समाहार उस शब्द में अपने आप ही आ जाता है। और इसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम करने को। तो क्या बोला आपने? व्युत्पत्ति। पोस्टमार्टम के आधार पर भी तो एक अर्थ निकल के आएगा ना, कि सारी चीज़ों का क्या अर्थ निकला। इसको बोलते हैं किसी भी शब्द का व्युत्पत्ति के आधार पर क्या निकालना? अर्थ निकालना। और व्युत्पत्ति करने का कार्य जो शास्त्र करता है, उस शास्त्र का नाम क्या होता है? व्याकरण। अरे ये उपसर्ग, आगम, प्रत्यय, ये सब किसका विषय है? साहित्य में तो आते नहीं हैं, ये सब व्याकरण में आते हैं। इसलिए इसको कहते हैं व्याकरण के आधार पर इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो परीक्षा में कई बार आ जाता है कि बता भैया संस्कृत शब्द का व्याकरण के आधार पर क्या अर्थ लेंगे, मतलब इस शब्द का निर्माण जिन जिन चीजों से हुआ है उसके आधार पर इसका अर्थ बता क्या है। तो याद रखना, संस्कृत शब्द का इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ निकल के आएगा, सम यानी भले प्रकार से, सुट आता है सजाने के संबंध में, अच्छा बनाने के संबंध में, सफाई करने के संबंध में। क्रिय मतलब करना और काक्त मतलब होता है भाव। हम वैसे इसको अक्ता पढ़ते हैं, कह की आवाज़ कंठ में रह जाती है, त निकल के आता है, लेकिन हम क्या हैं, अभी बालक हैं, अभी हमको बोलने में परेशानी आएंगी। मैं अक्ता पढ़ूंगा तो आपको तय सुनाई देगा, कहा गुरुजी क कहाँ चला गया। इसलिए हम कक्ष में पढ़ने के लिए कई बार मुख्य सुविधा के लिए कत कत करके भी काम चला लेते हैं, और ऐसे ही काम चलाएंगे। एक बार बोल लो, अच्छा लग जाएगा कि भाई हाँ ठीक है अब सही चल रहा है। ये क्या है? देखो कितना अच्छा लगा। अक्ता पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों का अर्थ है, इसलिए इसका अर्थ निकल के आता है कि संस्कृत मतलब हकीकत में होता है क्या करना? संस्कारित करना। बोलो क्या करना? अब इसी के पर्याय शब्द लेते जाओ, जैसे परिमार्जित करना, संस्कारित करना, परिष्कृत करना, साफ सुथरा बनाना, पावन बनाना, पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना। अब वो बनाना बनाना है ना, आपको केले का याद आ रही होगी, बनाना। ये सारे अर्थ हो सकते हैं। बोलना एक बार, क्या करना? संस्कारित करना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना या निर्मल करना। संस्कृत शब्द का मतलब ही ये है। मेरी माँ गेहूं की सफाई कर रही है, आप लोग तो कहेंगे साहब मम्मी या आंटी जी क्या कर रही हैं? साहब गेहूं साफ कर रही हैं। और मैं संस्कृत का पढ़ा लिखा विद्यार्थी, तो मैं कहूँगा कि मेरी माँ गोधूम का संस्कृत कर रही है। संस्कृत मतलब उसको संस्कारित कर रही है, साफ सुथरा कर रही है, छांट रही है, फालतू चीज़ें हटा रही है और काम काम की चीज़ें ले रही है। तो ये हमारा भाषा का व्यवहार है। तो संस्कृत शब्द का मतलब ही हकीकत ये होता है कि संस्कार करना, संस्कारित करना, साफ सुथरा बनाना। इस आधार पर बोले साहब संस्कृत भी क्या है? एक भाषा है। संस्कृत शब्द है, भाषा शब्द है। संस्कृत की बात समझ में आई यहाँ तक? आगे हम बढ़ेंगे कि साहब दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर? भाषा। किसी भी परीक्षा में संस्कृत में आजकल ट्रेंड है, जब आप समास पढ़ोगे तो भी आपको सीखना पड़ेगा समास शब्द कैसे बना, प्रत्यय पढ़ोगे तो भी सीखना पड़ेगा प्रत्यय शब्द कैसे बना। हर एक शब्द की व्युत्पत्ति बताना व्याकरण के आधार पर बताई जाती है। और दुनिया का जो प्रत्येक शब्द है संस्कृत और हिंदी भाषा में, उसका निर्माण किन्हीं धातुओं से, उपसर्गों से, प्रत्ययों से या समास आदि करने से होता है। और इसी का पोस्टमार्टम करना संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति कहलाता है। संस्कृत भाषा में संस्कृत शब्द आपने पढ़ा है। दूसरे नंबर पे जो आपका शब्द लिखा है उसका नाम क्या है? भाषा। और भाषा का 2.5 घंटे के आसपास हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधियों की क्लास में। पर फिर भी थोड़ा संस्कार के लिए हम भाषा शब्द को यहाँ पढ़ेंगे।
ताकि हमारे इस पूरे शब्द का अर्थ आ जाए कि संस्कृत भाषा क्या है। चलिए साहब, दूसरे शब्द को बोलना एक बार अच्छा लगेगा आपको। क्या लिखा मैंने? कहा भाषा शब्द का जो आप निर्माण करते हैं किन किन उपसर्ग और धातुओं से करते हैं। इसका मतलब फिर एक बार हम किसकी ओर जा रहे हैं? व्युत्पत्ति की। इसका मतलब है कि हम व्याकरण के आधार पर ये चेक करने वाले हैं कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन सी धातुएं, उपसर्ग, प्रत्यय आदि क्या है। याद रखना, ये सीटेट में हर बार ही आता है, मुझे नहीं पता। जैसे मनोविज्ञान में शिक्षण का पूछा ना एक बार कि बताओ शिक्षण में धातु का नाम क्या है? शिक्ष, और उसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। वैसे ही भाषा का संस्कृत के पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है कि धातु का जो है इसमें नाम क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, भाषा शब्द के निर्माण में एक धातु का प्रयोग जिसका नाम क्या है? भाष। और भाष धातु की बाद में आप एक प्रत्यय करते हैं जिसका नाम क्या है? अच। अच में गया च तो बचा क्या? ए। अब बताइए, भाष का श हलंत है, अच प्रत्यय में अ बचा, व्यंजन बिना स्वर के नहीं रहेगा, यदि उपलब्ध है तो मिला दो। बताइए क्या बन गया? भाष है। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। कहा साहब ये शब्द तो भाषा बनता है, अभी तो आपने भाष बनाया है। तो यहाँ पर इस शब्द के आगे एक और प्रत्यय लग जाता है जिसका नाम क्या है? और टाप में बताइए क्या बचेगा? आ। याद रखिएगा, टाप एक ऐसा प्रत्यय है जो अच्छे अच्छे पुल्लिंग शब्दों को कौन से लिंग में ले जाता है? और स्त्रीलिंग में ले जाने वाले प्रत्ययों का नाम होता है स्त्री प्रत्यय। कुछ ऐसे बदतमीज प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्दों को जबरदस्ती ही स्त्रीलिंग में ले जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्ययों का नाम स्त्री प्रत्यय होता है। ऐसे ही कुछ धातुओं के साथ ही आते हैं, साहब हम तो जाएंगे तो उसके साथ ही जाएंगे, ऐसे प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। बोलना एक बार। और वैसे कृत में भी क्री सुनाई दे रहा है ना आपको, वो भी तो धातु ही, एक तो इसे याद कर सकते हैं आप। और जो प्रत्यय कहते हैं कि हमारा धातु से और स्त्री प्रत्यय से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो शब्द के साथ चलते हैं, ऐसे प्रत्ययों को व्याकरण में तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रकार प्रत्ययों के कितने प्रकार? 3। मैं धातु से आता हूं तो मैं कौन हूं? कृत हूं। मैं शब्द से आता हूं तो तद्धित हूं। और मैं पुल्लिंग को भी स्त्रीलिंग बनाने का सामर्थ्य रखता हूं तो स्त्री प्रत्यय हूं। बताइए इसमें कौन से लिंग में जा रहा है? ये स्त्रीलिंग में। इसका मतलब ये प्रत्यय कौन सा हो जाएगा आपका? स्त्री प्रत्यय। और टाप में बचाया क्या आपने? आ। अब आपने थोड़ा बहुत तो सामान्य पढ़ाई कि इधर क्या है? अ, इधर है आ, और दोनों मिलकर के ह्रस्व और दीर्घ आ मिलकर के क्या होना है? आ। तो भाष से आगे क्या बन जाएगा? भाषा। चलिए संक्षेप में लिखने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले धातु का नाम क्या था? फिर आपने प्रत्यय क्या लगाया? अच। उसके बाद में कौन सा प्रत्यय लगाया? तब जाकर के शब्द क्या बना? परीक्षा में पूछेगा आपसे कि बताओ भैया भाष धातु का मतलब क्या होता है? और भाष का मतलब होता है कहना। बोलो एक बार। अब इसी को दूसरे शब्दों में कथन करना भी कह सकते हैं हम। कहना, बताना, सुनाना, बतलाना, संवाद करना, कथन करना, एक दूसरे से बातचीत करना आदि कितनी ही बातें आप लिख सकते हैं। तो हिंदी में तो आपने कह दिया कि साहब भाष का मतलब कहना या कथन करना होता है, पर वहाँ तो संस्कृत में लिखा आएगा ना। तो ये लाइन आप जरूर याद करेंगे, संस्कृत के वाक्यों में लिखा हुआ आएगा, इसी का पर्याय लिख रहे हैं हम, वक्तायाम वाची। और दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही बात है। वाच का मतलब ही कहना, और वच धातु है उसका भी कहना। तो वच धातु से ही एक अर्थ ले लिया वक्तायाम, कहने के अर्थ में, और वाची का मतलब भी वाच वच धातु से बना है, इसका मतलब भी कहने के अर्थ में। और दोनों साथ साथ ही आते हैं। आप लोगों को याद है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, कुछ संस्कार आपने जरूर किया होगा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 63 या और जोड़े से चलते हैं दोनों। उसी प्रकार जब भाष धातु का अर्थ पूछा जाता है आज तक, तो आपको जोड़े में पूछा जाता है। तो दोनों ही चीजें, दोनों शब्द एक साथ लिखे आएंगे। अब बताइए भाष धातु का अर्थ क्या बताएंगे संस्कृत में? वक्तायाम वाची। एक बार और बोलना। इसका मतलब ये हुआ कि भाष धातु से बना भाषा शब्द, भाष का मतलब होता है कहना, तो इसका मतलब हुआ कि जिसके द्वारा कहा जाए, कुछ बताया जाए, कुछ भाव प्रकट किए जाएं, कोई विचार रखे जाएं, संप्रेषण किया जाए, विचारों का आदान प्रदान किया जाए, विचारों का विनिमय किया जाए, उसका नाम ही होता है भाषा। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कोई आपसे प्रश्न करे कि बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर आप इस शब्द का क्या अर्थ लगाते हैं? एक तो सामान्य अर्थ है जो आप अपने मन से कहेंगे साहब भाषा का मतलब तो ये होता है साहब, और एक होता है बिल्कुल पिक पॉइंट ग्रामर के हिसाब से कि इस धातु से, इस प्रत्यय से और स्त्री प्रत्यय के मिलने से जो भाषा शब्द बना उसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, इसका सामान्य यदि आप व्याकरण के हिसाब से देखें तो इसका अर्थ हो जाता है जिसके द्वारा कहा जाए। बोलिए एक बार, क्या लिखा मैंने? जिसके द्वारा कहा जाए, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है।
जिसके द्वारा कहा जाए उसको हम कहते हैं भाषा। और इसी बात को एक स्वीट नाम के व्यक्ति ने, बहुत प्यारा आदमी था, ज़्यादा ही मीठा था, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया आपने, स्वीट। और उस स्वीट ने परिभाषा में भी ऐसा का ऐसा ही चेप दिया। क्या बोला स्वीट? कि ध्वन्यात्मक प्रतीकों के माध्यम से, ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से, ध्वन्यात्मक प्रतीकों के संकेतों के माध्यम से भाव प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। भाव प्रकट करना ही भाषा है। एव ही भाषा, ये परिभाषा 2-3 बार से टेट में आ गई, इसलिए बार बार गीत गाता हूँ मैं इसके। पढ़ो एक बार क्या लिखा है संस्कृत में, ध्वन्यात्मक शब्दई भाव प्रकटनम एव भाषा। कुछ पल्ले पढ़ा है, क्या करिए, क्या कह रही है? ध्वन्यात्मक शब्दों से भाव प्रकट करना भाषा है। अब सही, एक जो शब्द है इसको समझ रहे हैं हम, ध्वनि का मतलब होता है बोल करके, इसका मतलब भाषा में कभी मौन नहीं होता है, भाषा में हमेशा कुछ न कुछ बोला जाता है, और जब बोल करके अपनी बात रखी जाए तो वो माध्यम है, उसका नाम ही क्या होता है, भाषा। और लेते हैं सामान्य अर्थ की बात भी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, एक सामान्य परिभाषा पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा शिक्षण कैसे होता है, भाषा शिक्षण के सोपान कौन से हैं। पहले मन में जिज्ञासा हुई, फिर प्रयत्न किया, फिर अनुकरण किया, फिर बार बार अभ्यास किया, तो शिक्षण के 4 या 3 सोपान आप पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में। अभी तो हम संस्कृत भाषा शब्द को पूरा कर रहे हैं, इसके बाद हम सीधा व्याकरण में चलेंगे। तो कहा कि भाषा है क्या? तो कहा कि साहब भाषा का मतलब होता है विचारों के आदान प्रदान का। भाषा वास्तव में किसका साधन है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान। और आदान प्रदान को भी एक शब्द में क्या लिख सकते हो? विनिमय। तो विचारों के आदान प्रदान यानी विनिमय का ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक व सर्वश्रेष्ठ साधन है। 3 शब्द सीखने हमको यहाँ, सर्वश्रेष्ठ साधन है। पढ़िए, अच्छा लगेगा। अब इस लाइन को पढ़ो एक बार। भाषा विचारों के विनिमय का ध्वन्यात्मक सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब ध्वन्यात्मक प्रतीकों का भी आप जोड़ सकते हैं, ध्वन्यात्मक प्रतीकों का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसका मतलब 3 बातें हो गई। किसको पढ़ रहे हो आप? भाषा को, जिसके द्वारा विचारों का क्या होता है? विनिमय। और इसका रूप कैसा होता है? ध्वन्यात्मक। और सभी माध्यमों में कैसी भाषा है? तो 3 चीजें आप पढ़ते हैं साहब। भाषा विचारों के विनिमय का साधन है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसका मतलब भाषा के द्वारा एक व्यक्ति, भाषा के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान। मैं आया जब से भाषा का ही प्रयोग कर रहा हूँ, मन में भी नहीं बोल रहा, बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मेरे विचारों को आप तक पहुँचाना। तो विचाराभिव्यक्ति के लिए जब मौखिक रूप से 2 प्रकार के साधन हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो अशाब्दिक का भाषा में कोई स्थान नहीं होता है। भाषा हमेशा शाब्दिक रूप में ही प्रकट होती है, ध्वनि रूप में प्रकट होती है। मन ही मन कह दें, तू मेरे मन की समझ, मैं तेरे मन की समझूं, इसका मतलब यहाँ भाषा का काम नहीं है, मन का काम है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात आपने पढ़ी कि विचारों के किसका साधन है? ये विनिमय का साधन है। दूसरी बात आपने और पढ़ी, इसको थोड़ा समझना भी है। मैंने क्या बोला कि भाषा का स्वरूप मुख्यतः कैसा होता है? ध्वन्यात्मक। यानी भाषा में हमेशा कैसे प्रतीक होते हैं? ध्वन्यात्मक। प्रतीक मतलब जैसे क, भा, शा, मैं, के, से, ये जो आवाज़ें निकल रही हैं, सिंबल हैं, संकेत हैं, इनको प्रतीक कहा गया है। याद रखिएगा, वैसे आप हिंदी में पढ़ेंगे भाषा के 3 स्वरूप, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यह हम समझने के लिए भाषा में संस्कृत में पढ़ेंगे 2 रूप। याद रखिएगा, भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। भाषा विज्ञान में एक का नाम होता है मौखिक, जिसमें सुनना और बोलना, सुनाना। दूसरा रूप आप पढ़ेंगे जिसका नाम होता है लिखित। अब मुझे बताइए, जब कोई पढ़े लिखे तो उसका रूप कैसा होगा? लिखित रूप होगा भाई। कोई सुनना और सुनाना करे तो उसका कौन सा रूप है? मौखिक। जब मुख से बोल करके मुखर अभिव्यक्त की जाए तो उसको तो कहते हैं मौखिक। अच्छा, मौखिक में ध्वनि आती है कि लिपि आती है? जोर से बोलो। और लिखित में क्या आती हैं? तो लिपि का संबंध तो किससे हुआ? लिखित से। लिपि को वर्तनी शब्द से भी संबंध लेते हैं ना। और ध्वनि का संबंध किससे हुआ? तो यहाँ पर क्या क्या लिखो? सुनना और बोलना या सुनाना, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो श्रवण और भाषण, सुनना और बोलना तो आता है मौखिक में। और लिपि को सहारा मान के वाचन करना कहलाता है पढ़ना, पठन करना। और लिख करके व्यक्त करना क्या कहलाता है? लिखना।
इसी को आप कहते हैं भाषा के शिक्षण के 4 उद्देश्य, भाषा के 4 अंग, आयाम, तत्व, घटक, भाग, पार्ट। और आपके मन में जो बार बार हिलोरे मार रहा है, भाषा के 4 कौशल कहते हैं। क्योंकि भाषा में सीखना क्या है, ये 4 चीजें सीखना है। मैं संस्कृत जानता हूं, इसका मतलब 4 चीजें जानता हूं। मैं जानना चाहता हूं, इसका मतलब ये 4 चीजें जानना चाहता हूं। तो 2 का संबंध मौखिक ध्वनि से है, 2 का संबंध आपका लिपि यानी लिखित से है। अब कोई प्रश्न करे, जैसे सीटेट में प्रश्न किया बहुत प्यारा, कि भाषा में बताइए दोनों स्वरूपों में, मौखिक और लिखित में मेन महत्वपूर्ण आपका स्वरूप कौन सा माना जाएगा? तो आपको नहीं, अभी कौशल की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ बात कर रहे हैं कि मौखिक और लिखित में भाषा वास्तविक रूप से क्या मानी गई है? मौखिक है। तभी तो परिभाषा में क्या जोड़ा आपने? आज भी दुनिया की कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको लिखा नहीं जाता है लेकिन बोला जाता है। लेकिन एक भी भाषा दुनिया की ऐसी नहीं है जिसको सिर्फ लिखा जाए, बोला नहीं जाए। क्योंकि बोला ही नहीं गया तो फिर भाषा ही क्या है वो। तो याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत प्यारा प्रश्न था, कौशल में भी हम चर्चा करेंगे कि ग्रहणात्मक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त्यात्मक से। क्यों? क्योंकि ग्रहण ही नहीं करेंगे, इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से होगा? गुरुजी पढ़ाएंगे आपको मनोविज्ञान में कि जन्मजात एक बहरा बालक मुख से क्या होता है? गूंगा होता है। क्योंकि सुना ही नहीं तो बोलना कैसे सीखेंगे हम? तो याद रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल था कि भाषा का जो मुख्य स्वरूप है वो किसको माना गया है? इसका मतलब भाषा में प्रधानता किसकी होती है? इसलिए आपके आधारभूत जो मेन आपके माने जाते हैं कौशल, वो कौन से? सुनना और ये जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाते हैं और इनके बिना आगे अच्छी तरह से हम सीख भी नहीं पाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि भाषा का जो मुख्य स्वरूप होता है, यानी दुनिया की भाषाएं वास्तव में पहले इसी रूप में प्रकट हुई थी, कुछ आवाज़ें स्टार्ट हुई थी, फिर हमने लिखित तो हमने आविष्कार किया। गुरुजी याद ही नहीं होता, नोट्स बनाना सीख लिया हमने, लिखना सीख लिया हमने। लिखने के लिए हमने लिपियों का आविष्कार किया, हिंदी संस्कृत के देवनागरी लिपि में क ख ख ऐसे बनाना स्टार्ट किया, अंग्रेजी में ABCD स्टार्ट किया। तो लिखित तो हमने आविष्कार किया है क्योंकि हमें चाहिए था ज्ञान का स्थायित्व, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का स्थानांतरण। आज जो भी ज्ञान विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, पाने ने लिख के ही नहीं जाते तो कहाँ से पढ़ते? हालांकि माथापड़ी खत्म हो जाती है वैसे देखा जाए तो याद रखिएगा कि भाषा में कभी प्रश्न करे कि कौन सा रूप आपका मेन है, तो लिखित की तरफ में जाकर पहले कहाँ जाएंगे हम? मौखिक की ओर जाएंगे। तीसरी बात और सुनो, क्या लिखा मैंने इधर देखो आप, ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। वैसे तो विचारों के आदान प्रदान के कई माध्यम है, कुछ शाब्दिक माध्यम है, कुछ अशाब्दिक माध्यम है, संकेत भी आपने बोला है अभी। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभार संकेतों से रशाब्दिक संप्रेषण से लेने के देने पड़ जाते हैं, अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। कहना तो मैं क्या चाह रहा था और सामने वाले ने पता नहीं किस रूप में ले लिया, तो लपड़ थप्पड़ भी हो जाती है कई बार। भाषा में अनर्थक कोई भी चीज ली ही नहीं जाती है, यानी अनर्थक चीजों का भाषा में कोई ग्रहस्थान ही नहीं होता है। मम्मी जन्म के बाद बच्चे को हाथ में लेकर ला 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 ला, ये भाषा नहीं है, ये तो मन की भावनाएं हैं। ये तो हम अपने मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ, मैंने देखा है। माँ को तो मेरी नहीं देखा, मुझे लला लला करके कैसे बोलता, लेकिन पत्नी को तो देख रहा हूँ ना कि बच्चे को कैसे पालती है। जब लला लला से बच्चा नहीं हंसता तो हो लला करके बोलती है। कितने हम अबोध हैं। इंसान की प्रवृत्ति देखो आप किसी को कहते हैं पागल है, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। क्या बोला? पागल है। अब या तो कोई प्रिय व्यक्ति बोल दे पागल, तभी उसको अच्छा लगे, एक बार और बोल, मतलब या तो वहां बहुत अच्छा लगता है, या फिर जब इंसान 3 चीजों के सामने जाता है तो खुद पागल बन जाता है। धन के सामने आपको भी नीचे रास्ते उतरते ही एक बहुत बड़ा बैग मिले और उसमें सोना या कोई 1-2 करोड़ का सामान मिल जाए, बोले संस्कृत को मास्टर पड़े बेरागमाइन फरार, और आधे तो वहीं मर जाएंगे, बोले रोक बाहर कर देंगे। ये मुझे करूँ क्या, मैं इसका लेके कैसे जाऊँ, पुलिस वाले पकड़ लेंगे अभी पता नहीं। दूसरा होता है कांच मिरर। सुबह सुबह जब आप उठते होंगे या अभी तैयार होके आए होंगे तो किसी व्यक्ति को आप देखो, जब वो मिरर के सामने होता है तो उसकी हरकतें देखो। आप मिरर को मत देखो, उसकी हरकतें देखो। कई लोग तो इधर इधर करके भी ये भी करते हैं, पागल ही और क्या। और तीसरा, जब इंसान निश्चल भाव से अपने आप को सबसे बड़ा पागल साबित कर देता है बच्चे के सामने, और ये तो किसी से छुपा ही नहीं। छोटे बच्चे को खिलाने के लिए सबसे पहले इंसान पागलपंती से स्टार्ट करता है। जैसे क्या, ये बच्चा किसका है, बोले तो अपने पड़ोसी का, स्टार्ट हो गया बावड़ा बनना। तो कभी कभी हम पागल बन करके भी खुश हो लेते हैं, होना भी चाहिए। इससे क्या पता रहता है कि हम जिंदा हैं। लेकिन याद रखिएगा, हुलुलुलु अलल इनका भाषा में कोई स्थान है, क्योंकि ये सब निरर्थक शब्द हैं। एक 3 महीने के बाद में मैं बोल रहा था कल भी शायद आपको
3 महीने के बाद में एक माँ बच्चे को हाथ में लेती है और वो अल करती है। बच्चे को लगता है कि ये जरूर कोई पागल आदमी है, पागल महिला है, इसकी खोपड़ी खराब हो गई, अत्ता माँ जी सटक ली। फिर वो रिएक्शन देता है, स्माइल करता है। मम्मी समझती है देखो मेरा बच्चा मुझे देख के स्माइल दे रहा है। अब उसको क्या पता है मुझे क्या समझ रहा है, भूत समझ रहा है, चुड़ैल समझ रहा है, कोई लुटेरन या कोई हत्यारन समझ रहा होगा लेकिन होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कोई अनर्थक चीज का प्रयोग करते हैं तो उसको कभी भाषा में स्थान, क्योंकि भाषा हमेशा सार्थक इकाई का समूह होता है। किसी भी निरर्थक को भाषा में कोई स्थान नहीं दिया जाता। और भाषा की अच्छी बात क्या है कि इसमें जैसा कहा जाता है वैसा ही ग्रहण किया जाता है। मैंने कुछ कहा और आपने कुछ समझ लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाना ही नहीं चाहा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तो आप समझेंगे कैसे। इसलिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। भाषा होती है माध्यम या साधन किसका, विचारों के विनिमय का। सभी माध्यमों में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन है, आपकी भाषा। और ये होती है कैसे, प्रतीकों का समूह है। यानी भाषा मौलिक रूप से लिखित नहीं होती, मौलिक रूप से कैसी होती है। चलो साहब, संस्कृत को पढ़ा हमने, भाषा को पढ़ा। भाषा वो है जिसके द्वारा कुछ कहा जाता है, संस्कृत वो है जो कुछ संस्कार देती है। तो बोला संस्कृत भाषा का मतलब क्या है। इसके बाद हम लाइन नोट करेंगे कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे विचारों की अभिव्यक्ति तो होती ही होती है, लेकिन ये व्यक्ति को संस्कारवान भी बनाती है, संस्कारित भी करती है। वाणी, व्यवहार, चरित्र, बोलचाल, आना जाना, चलना उठना बैठना, इनमें भी परिष्कार करती है, परिष्करण करती है। इसलिए ही पुराने ज़माने में जब हमारे देश में इसको बोला जाता था तब हर आदमी तहजीब और तरजीब जानता था। बैठने का सलीका होता था, बोलने का सलीका था। आजकल सब कुछ संस्कृत से परे है, इसलिए बोलने से भी सब परे हो गया। आपको तो ध्यान ही है, गाँवों की भाषा अलंकार युक्त भाषा, संस्कृत से परे हैं हम, इसलिए हमारी भाषा धीरे धीरे गड़बड़ होती जा रही है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दें। 2-4 चीज़ें ऐसी आती हैं जो परीक्षा में ओवरऑल पूछ ली जाती हैं। नंबर 1, याद रखिएगा कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, इसलिए आप शिक्षण विधि में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। गुरुकुल परंपरा का नाम आपने सुना होगा, पाठशाला परंपरा का नाम आपने सुना होगा। ऋग्वेदिक इतिहास का एक ऐसा काल जब ऋग्वेद की रचना हुई, जो संसार की सबसे पहली लिखित किताब मानी जाती है कि दुनिया में यदि पहली बार कोई किताब लिखी गई होगी किसी भी भाषा में, चाहे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन, कोई भी, वो आपकी किताब है, इसका नाम है ऋग्वेद। बोलो कौन सी है। इसलिए इसको प्रथम लिखित पुस्तक मानी जाती है दुनिया की। पूछ भी लिया आपसे परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि साहब संस्कृत भी तो है, वेद संस्कृत भाषा में तो लिखे हैं, इसलिए कहते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। और सबसे प्राचीन को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, प्राचीनतम। अंग्रेजी में आपने सुना होगा सुपरलेटिव डिग्री आती है। अच्छा, मैं ये मान लूँ ना आपको कुछ नहीं आता, या ये मान के चलूँ कि आप जानते हैं आपको 1/2 प्लस करना है या 2 गुना करना है, यही मान के चलूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने शायद 10वीं के बाद ज़्यादा संस्कृत नहीं पढ़ी होगी। तो अभी हम बच्चे ही एक तरह से माने तो हम बच्चे से युवा होंगे, धीरे धीरे जवान होंगे, बुढ़ापा पे हम पहुंचना है। बुढ़ापा ही चाहते हो ना आप? अरे मतलब ज्ञान में संस्कृत में बुढ़ापा चाहते हैं, कैसी बात कर, फिर मैं क्यों पढ़ना है, बात पढ़ा रहा हूँ। 2 प्रकार के वृद्ध होते हैं, आयु में वृद्ध और ज्ञान में वृद्ध। तो संस्कृत में तो वृद्ध बनना चाहते हो ना, कह दो कि हम तो 15 से ज़्यादा नहीं चाहते, 30 तक चाहते हैं ना। देखो कहो कि हाँ हमको 30 ही चाहिए, कहो हाँ, ऐसे बोलो ना तो बेस बूढ़ा बनना पड़ेगा। बूढ़ा मतलब भाई प्रारंभ में जब आप क्लास में पढ़ने गए होंगे गुरुजी के पास, तो बाल्यावस्था लेकर गए होंगे 6 साल या शैशवावस्था 5 साल, तो उसको कहते हैं ज्ञान में शैशव। अभी आपका स्टार्ट है आज, इसका मतलब अभी आप शिशु हैं संस्कृत भाषा में। फिर धीरे धीरे आप 2-4 टॉपिक होने के बाद गुनगुनाने लगेंगे। मैं कुछ गलती करूँगा तो गुरुजी अलंत लगाओ, फिर मुझे लगेगा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे कहीं कमियाँ निकालोगे, कहोगे सर वहाँ ऐसे पढ़े थे, यहाँ क्या हो गया, फलाना हो गया, ढीकड़ा हो गया, मुझे लगेगा बेटा जवान हो गया। और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें छोड़ करके आप आराम से टमक टमक देखते रहेंगे और आप मुस्कुराते रहेंगे, मुझे लगेगा बेटा बूढ़ा भी हो गया। क्योंकि समस्याएं आई और आपने स्वयं समाधान कर लिया। हम पढ़ेंगे व्याकरण के 5 प्रयोजन होते हैं। एक प्रयोजन होता है लास्ट का असंदेह, जो अच्छा पढ़ जाता है, अच्छा सीख लेता है, उसको संदेह ही पैदा नहीं होता, क्योंकि संदेह हुआ खुद को समाधान मिल गया, संदेह हुआ उसी को समाधान मिल गया। तो हम वहाँ तक जाएंगे बुढ़ापे तक। तो अभी मैं मान के चलूँ कि आपको कुछ नहीं आता, जो भी करना है मुझे ही करना है। आता है, मैं ऐसा नहीं करा, आप कुछ नहीं जानते, प्रयास किया है आपने, 12 महीने 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। दुर्भाग्य मान के चलो पहले हमारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो पहले भी हमने अर्जन तो किया ही है ना। और भाषा कोई बहुत भयंकर वो तो है नहीं, विकराल रूप ताड़का के समान, तो
बहुत कुछ संस्कार में चला ही, 10वीं क्लास तक आपने झेला ही है, दुर्भाग्य से एक बार फिर आपको झेलना पड़ रहा है। तो मैं ये मान के चलूँ कि जो भी मुझे सिखाना है मुझे ही सिखाना है, और मुझे खुद को भी बच्चा बनना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको सिखा पाऊँगा। अभी उदाहरण दिया ना मैंने, मम्मी बावड़ी क्यों बनती है? ताकि बच्चा खुश हो सके। तो मुझे आपके लेवल पर आकर के फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा कि मैं यदि सामने बैठकर पढ़ रहा होता तो मैं किन किन चीज़ों को सीखना चाहता। गुरुजी भाषा शब्द लिखे हो बनता कैसे है, ये प्रश्न स्वयं से ही करना पड़ेगा मुझे, फिर जाकर के आपको अच्छा सिखा सकता हूँ। तो मान लो मैं कुछ नहीं जानते है ना, चल मान लिया। तो जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं अंग्रेजी में, तो वहाँ आप लोग ST EST लगा देते हो, वैसे ही मेरे पास भी एक प्रत्यय होता है जिसका नाम तमप होता है। बोलना जरा। और तमप में पै गया तो पीछे क्या बचा? लड़की है तो लड़का है तो तमह जुड़ता है, लड़की है तो तमा, और जो लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं, लड़कम है लड़कम उसमें क्या हो जाएगा? देखो ये है ना, तो नपुंसकलिंग संस्कृत से क्या बना था? संस्कृतम, तो तम से क्या बनेगा? तमम। अब ये जैसे कोई लघु है, सबसे लघु, तो सबसे के साथ लगा देंगे लघु तमह। दीर्घ है सबसे, दीर्घ तमह। कोई मीठा है, मृदु है सबसे, मृदु तमह। और ये सबसे प्राचीन है इसलिए प्राचीन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए थोड़ा सीखिए हो गया, भाषा के साथ प्राचीन तमह आएगा कि तमा आएगा? हैं? अच्छा, और संस्कृतम के साथ क्या आएगा? प्राचीन। ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ सवाल है, पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन उसको लगता है कि पूछ लूँ, संस्कृत का मान सम्मान बढ़ जाएगा। नंबर 2 बात, ये एक ऐसी प्राचीन भाषा है जिस जमाने में देव निवास किया करते होंगे, उस जमाने में भी इस भाषा का प्रयोग होता था। इसलिए कहते हैं कि साहब ये देवों की भाषा है, इसलिए इसको हम एक नाम क्या देते हैं? सुर भाषा। सुर भाषा के साथ साथ भाषा की जगह वाणी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सुरवाणी। सुर का एक नाम क्या होता है? देव, इसलिए आप कह सकते हैं इसको देव भाषा। और आगे क्या लिखने वाला हूँ, समझ गया? देव वाणी। एक शब्द और लिख देता हूँ, 5 हो जाएंगे। भारती या सुर भारती भी इसको कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं, पढ़ना एक बार। पहला शब्द क्या है? और आर्य जिस जमाने में रहते थे, आर्यावर्त हमारा देश था, एक मजदूर कारीगरी करने वाला छोटा सा आदमी भी संस्कृत भाषा में व्यवहार करता था। देवता लोग जिस जमाने में रहा करते थे, स्वर्ग होता था, पार्वती और शिव आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे की जो है चुगली चपाटी किया करते थे, तब संस्कृत में ही पार्वती शिव से लड़ा करती थी। एक रम फूटः गच्छतु तत्र भाई संस्कृत में। अच्छा, पत्नी घर में आने के बाद चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, विष्णु साक्षात, घर में तो लक्ष्मी की चलेगी। लक्ष्मी के भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो लक्ष्मी और एक लक्ष्मावती भाई सुमित शर्मा जी संभागीय आयुक्त है इस समय जयपुर संभाग के। बाहर जाते सब लोग घबराते होंगे, चाहे वो पुरुष हो, चाहे इंसान हो, मानव हो, चाहे दानव हो, सबको डर लगता होगा। लेकिन जैसे ही सुमित शर्मा जी घर के बाहर आते होंगे तो ये देखते होंगे कोई देख रहे तो कौन जो मैंने और फिर चुपचाप अंदर घुस जाते होंगे, और जैसे आगे हो गए खा ले चुपचाप तो सुमित जी कहते हैं नहीं न बनाती तो भी कोई दिक्कत कौन जी, मैं बना खा ले। तो क्यों? हमारे हाथ में कांटा से जहर से गई। तो घर में भाई साहब कितना ही बड़ा बाहर आदमी कुछ भी कर ले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लफड़ाई खत्म कर रखी तो उन्होंने तो मुक्ति पा रखी है, तो उनकी तो होड़ कर ही कहाँ सकते हम, है ना। पर जो भी चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा चमत्कारी इंसान हो, चाहे वो शक्ति से समृद्ध हो, चाहे ऐश्वर्य से समृद्ध हो, घर की चाबी तो कहने को पुरुषों के पास होती है कि साहब घर में किसकी चलती है? बोले पुरुष की चलती है। लेकिन हकीकत में कंट्रोल जो रूम होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, वो तो नहीं होता है, कैसा होता है भाई। अपनी तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो इस आपको छोड़कर जो जमाना है बाकी का, उसी की बात करेंगे। आपकी बात करके मरना थोड़ी ना है कहेंगे मास्टर तो हमारे पीछे पड़ा है, महिलाओं की बुराई करता है। महिलाओं की बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में महिलाएं, माँ है, माँ की बेटे की बहू भी है, और ये सब तो देखो तो वहाँ तक शिकायत जाएगी तो लफड़ा हो जाएगा। वो सुमित शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, बोले सुमित शर्मा से तू भी ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो खाना तो सब उधर से ही है ना मुझे, तो बुराई तो मैं कर ही नहीं सकता। नारी शक्ति, उसका सम्मान करता हूँ, करना भी। तीसरी बात देखो, बहुत प्यारा सवाल एक तीसरा आता है परीक्षा में, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए हमारी जो कंप्यूटर है, अच्छा कंप्यूटर को आप लोग क्या बोलते हो? संगणक। तो ये पता नहीं क्यों आता है, लेकिन आता है, और कुछ लोग सिद्ध भी मानते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आप एक ऐसा कंप्यूटर भी देखें जो सारा संस्कृत में कोडिंग लेता है। कहते हैं कि साहब संस्कृत में इतना सारा शब्द भंडार है, एक शब्द के लिए आप हजारों शब्द प्रयोग कर सकते हैं।
एक अर्थ के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में और शिक्षण विधि में तो आता ही आता है। आप लोग दृश्य श्रव्य सामग्री पढ़ेंगे तब दृश्य श्रव्य साधन के रूप में संगणक, टेलीविजन आदि का प्रयोग करते हैं। तो संगणक यंत्र के लिए संस्कृत भाषा को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है कि यदि संस्कृत भाषा में कोई कोडिंग डिकोडिंग करके कंप्यूटर का निर्माण किया जाए, चलाया जाए तो कंप्यूटर बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो तीसरा प्रश्न आपसे कर सकता है कि बताइए कंप्यूटर के लिए, संगणक यंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ या बहुत अच्छी भाषा किसको माना गया है? नंबर 4, संसार की सारी भाषाओं के 2 परिवार हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें सब कुछ तोड़ तोड़ के लिखा पढ़ा जाता है, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसमें सब कुछ जोड़ जोड़ के पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। जोड़ने का कार्यक्रम होता है संश्लेषण और तोड़ने का कार्यक्रम होता है विश्लेषण। दोबारा बोलना, जोड़ना क्या है? सम यानी भली प्रकार से, श्लेष यानी चिपका देना, पास पास करना, जोड़ना। और दूसरा होता है तोड़ना, विच्छेद। तो श्लेष है उसका वी यानी पृथक करना, क्या कहलाएगा? विश्लेषण कहलाता है। कहा संश्लेषण को आधार मान करके जो जो भाषाएं आती हैं उन भाषाओं को तो हम कहते हैं कैसी भाषाएं? संश्लेषित भाषाएं। और जिसमें विश्लेषण से बिखराव होता है, अलग अलग पढ़ा जाता है, वो भाषाएं कहलाती हैं आपकी विश्लेषित। राजस्थान और हिंदुस्तान के जो भी टेट एग्जाम्स हैं और सीटेट सब में प्रश्न आता है, हमारे ग्रेड 2 में भी आता है। तो रटना नहीं है, समझने से 2 बातें सुनो मेरी। बोला साहब विश्लेषण कैसे और संश्लेषण कैसे? तो कहते हैं कि कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिनको हमेशा स्वर और व्यंजन को भी तोड़ के ही लिखा जाता है, मात्रा को भी अलग करके लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक भाषा है जिसको मैं भी नहीं जानता, मैं केवल इशारा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एक ऐसी भाषा होती है जिसमें इस प्रकार के अक्षर शब्द होते हैं, समझ रहे आप? बिल्कुल। कौन सी भाषा है वो? चीनी भाषा। इस चीनी भाषा में र, आ, म, अ को भी अलग अलग लिखा जाता है। लेकिन संस्कृत, हिंदी और देवनागरी लिपि को आधार मानकर जितने भी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं उन भाषाओं में कभी भी अलग अलग नहीं लिखते। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने कहा राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है वो तो हिंदी में हुआ, संस्कृत में बोला मैंने क्या लिखा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या चमत्कार किया है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि र, आ, म, अ, ह, प, अ, ठ, अ, त, ई, ऐसा नहीं बोला ना मैंने क्या किया? सबसे पहले व्यंजन और स्वर को आपस में क्या किया? मिलाया। क्या बनाया? फिर मैं और ए को विसर्ग को मिला के क्या बन गया? वर्णों के समूह से क्या बनता है? शब्द। और मैंने उन शब्दों को भी अलग नहीं छोड़ा, मैंने उनको भी एक साथ ही पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि हमारी भाषा में देवनागरी, संस्कृत, हिंदी में सबसे बड़ी इकाई का नाम, वाक्य से छोटी इकाई का नाम और शब्द से भी छोटी इकाई का नाम। और हम लोग बताइए क्या करते हैं? वाक्य को तोड़ तोड़ के बोलते हैं या वर्णों को जोड़ जोड़ के बोलते हैं? तो हमारा बोलने का क्रम होता है वर्ण से वाक्य की ओर, और ये क्रिया होती है जोड़ने की। इसको जोड़ा तो ये बना, फिर इनको भी जोड़ करके एक साथ ये बनाया। तो हम भारत के लोग हैं, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते। कभी मम्मी को आपने रोटी मांगी ही ऐसे बोला आपने म ई र ओ ट ई दे ए दे ए मम्मी सोचे कि छोरे को पता नहीं वो लकवा बह गया, पोली हो गया, लकवा बह गया कि कोरोना की चपेट में इसकी सारी इंद्रियां ढीली पड़ गई, खराब हो गया छोरे का माता। तब लड़कियां कहती हैं कि म ई, तो गांव में तो सीधा बोलते बोले छोरी का कहीं है क्यों दिखे, और तुरंत झाड़ू झपटा स्टार्ट हो जाए। हम नहीं बोलते भाई हमारी भाषा का व्यवहार है, ये हमारी भाषा के संस्कार हैं कि हम लोग तोड़ तोड़ कर नहीं बल्कि जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं। इसलिए हमने कभी भी र, आ, म, अह नहीं पढ़ा, हमने हमेशा क्या पढ़ा? रामः, और रामः के साथ तुरंत हमने कह दिया पठति, क्योंकि हमारी भाषा की अर्थवान जो पूर्ण इकाई मानते हैं उसका नाम होता है वाक्य। निम्न स्तर पर, जिस स्तर पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं फर्स्ट ग्रेड तक, वहाँ हम ये मान के पढ़ाते हैं कि बच्चों कै का पृथक अर्थ नहीं होता है, लेकिन कै आ म करोगे तो काम शब्द बनेगा, रे आ म करोगे तो राम शब्द बनेगा, उसका अर्थ है। लेकिन भाषा में शब्दों से भी काम नहीं चलता, भाषा के लिए तो किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो ये पूर्ण सार्थक इकाई मानी जाती है भाषा की। इसका मतलब ये भी हुआ कि भाषा में कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं? 3। सबसे छोटी निम्नतम इकाई का नाम वर्ण, मध्यम उससे बड़ी इकाई का नाम शब्द, और पूर्ण वृहत्तम सबसे बड़ी इकाई का नाम। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रिया आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम जोड़ने का होता है वो सारी की सारी भाषाएं कैसी भाषाएं हैं? क्योंकि उनमें होता है, उनमें जोड़ना कि तोड़ना, और जहाँ जोड़ना ना हो वहाँ क्या होगा? विश्लेषण, तोड़ना होगा। इसलिए वो भाषाएं क्या कहलाती हैं? जैसे उदाहरण के लिए
अब ये तो हमको सीखना भी नहीं, परीक्षा में आएगा भी नहीं, लेकिन ये प्रश्न करेगा अब आपसे कि संस्कृत भाषा बताइए कैसी भाषा है, हिंदी भाषा बताइए कैसी भाषा है, चीनी भाषा बताइए कैसी भाषा है। तो ये एक सामान्य प्रश्न है, तो रटना नहीं है, समझ जाना है कि साहब इसमें इसी तरह से आपको पूछना चाहता है। तो संस्कृत भाषा में संस्कृत को हम पढ़े हैं, भाषा को हम पढ़े हैं। संस्कृत भाषा किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ा है, जो संस्कारवान बनाए, व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला दे, सकारात्मक, उस भाषा का नाम, उस पावर का नाम संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा दुनिया की प्राचीन भाषा है, कंप्यूटर के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं, व्यवहार और संरचना से संश्लेषित भाषा मानी जाती हैं। उसी भाषा के आगे प्राणभूत अंतर्जीव को हम पढ़ने वाले, जिसका नाम व्याकरण होता है। बोलिए साहब, शब्द का नाम क्या है? व्याकरण। और ये देखिए, व्याकरण से आगे मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है? अब इतना तो आपके संस्कार हो जाना चाहिए, इसका मतलब इसका लिंग नपुंसक लिंग है। क्यों? वो हम पढ़ेंगे अभी, एक बार और पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको। शब्द का नाम क्या है? किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति करना, उसकी संरचना बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है कि उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, और वो हकीकत में व्याकरण ही बताता है हमको। आज हमने व्याकरण का ही पोस्टमार्टम कर डाला कि बता भाई व्याकरण तू खुद कैसे बना। भाई बीमार तो डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर की भी चीरफाड़ हो ही सकती है, तो चीरफाड़ करने वाले का चीरफाड़ है। बाल काटने वाला नाई भी तो बाल कटाता ही होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि उसे तो वरदान मिल गया कि जा तू जिंदगी भर काटता ही रहे, कभी तो कटवाना मत, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। तो आज हम उस व्याकरण शब्द का ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं, करेंगे उसी की सहायता से। इसका मतलब हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग, धातु, प्रत्यय आदि का योग है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है, बोलना क्या है? वी के बाद में मैंने कुछ लिखा है, बोलना आ बोलूं, आंग बोलूं? बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपकी धातु का नाम क्या है? और लास्ट में हमने अनम, अनम की आवाज आ रही है, और यह हकीकत में किसका रूप है? ल्युट का। याद रखिएगा, वी और आंग दोनों क्या हैं? उपसर्ग हैं, और उपसर्ग है, इसका मतलब 100% के बाद में कौन बैठी है? धातु। ओरिजिनल नाम क्या है? और बसता क्या है? और ये वास्तव में क्या है? एक धातु है। धातु बोले तो हिंदी में क्या है? एक तरह की क्रिया है। इसका मतलब कुछ होने का बोध होगा, तो क्रिया का मतलब होता है कुछ करना, डू, डी ओ डू। तो कुछ करने के अर्थ में आपकी डुक्री ओरिजिनल क्रिया धातु का प्रयोग हम करते हैं। लुट प्रत्यय में बसता क्या है? यू। और इसके आशीर्वाद या वरदान है इसको कि जहाँ जहाँ यू बसता है वहाँ वहाँ अन हो जाता है। और लुट हमेशा धातु या प्रत्येक शब्द के पीछे हो रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति में इसको क्या बोलोगे आप? प्रत्यय। दोबारा देखिएगा, उपसर्ग एक है कि दो है? पहले का नाम, दूसरे का नाम। याद रखना, आ उपसर्ग संस्कृत में होता ही नहीं है। ये अलग बात है कि आंग उपसर्ग में बसता तो आई है, लेकिन आप उपसर्ग आ नहीं बोल सकते। कई बार आपको टेस्ट सीरीज में भी डालूंगा कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, और सबसे पहला मैं आ ही डालूंगा, आ। फिर भी मुझे विश्वास है आप लोगों की योग्यता, क्षमता और दृढ़ संकल्प पर कि आप अपने व्यक्तित्व की जो प्रतिभा है उसका परिचय मुझे फिर भी देंगे। 2-4 लोग जरूर मेरा मान सम्मान रखेंगे और फिर भी टिक लगाएंगे कि उपसर्ग कौन सा है, तो आ को तो मानेंगे आप, और पीछे आपको लगेगा कि इसको हटा दो, पीछे पीछे पड़ा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बोल रहा था कल भी आप सेमिनार में होंगे, कि सीधा प्रश्न हो तो गुदगुदी होती है ना, ऐसे गुदगुदी हो जाएगी, कंपन सा स्टार्ट होगा, ऐसे मन करेगा हाँ भाई सेम डिट्टो ऐसा ही होता है। और फिर उससे मति भ्रम हो जाती है, और मति भ्रम हो गई तो जैसे अर्जुन से कहा भगवान श्री कृष्ण की, बेटा बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया ना, तो नाश हो जाएगा, और नाश को यदि अपना लिया तो सर्वनाश सत्यानाश हो जाएगा। तो जब भी कोई सीधी बात है उसको गंभीरता से लेनी चाहिए। ऐसा नहीं ये तो मुझे आता है छोड़ो, क्योंकि उस आने में कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता और आपका ध्यान में नहीं जाता। इसलिए जब भी पढ़ें ऐसे पढ़ें कि यही पहली बार पढ़ रहे हैं साहब हम, स्वाध्याय इसी को तो कहते हैं हम। पहली दफ़ा ऐसे पढ़ना चाहिए कि ज़िंदगी में आखिरी बार पढ़ने को मिला है, और आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए एक बार में जम के पढ़ लो। तो आपके जीवन में जो संघर्ष है ना, उनको भी जिया करो, क्योंकि जिस दिन आप सफल होगे ना तो आपके पास कुछ कहने को होगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई बार होता है कि साहब ज़िंदगी हमारी तो बिल्कुल ख़राब है साहब, कोई बात नहीं, आप उसको सुधार लो। फिर जब आप हमारी जगह खड़े होगे और आपसे कोई पूछे कि साहब ज़िंदगी कुछ अनुभव बांटिए, तो ये सोचना नहीं पड़ेगा यार मैं क्या बताऊँ मैं तो दिया परीक्षा, बाप ने पढ़ा दिया, हो गया काम, बस खुद खत्म। तो कुछ होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि सर क्या क्या बताऊँ, मैंने क्या क्या नहीं देखा है। हर प्रकार की यातनाएं, मानसिक पीड़ाएं, आर्थिक सामाजिक प्रतिकार, तब देखिए आपकी भाषा में, वाणी में आत्मविश्वास, और सुनने वालों की लाइन लग जाएगी। और जिसने बोला साहब स्वाद ही नहीं चखा हो कड़वाहट का, मीठे को क्या जानेगा। धूप जिसने सहन नहीं करी,
वो छाँव की जो है, गर्मी के दिनों की जो बबूल नीम की छाँव है, उसके नीचे बैठने का स्वाद क्या जानेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पेट भरने का स्वाद जानने के लिए, पेट भरने के सुखद अनुभव के लिए भूखा रहना वो जरूरी है। याद करो जो गांव के बंधु हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर स्कूल में जाते थे, मार्च अप्रैल के महीने में 12:30 बजे की छुट्टी और वानर सेना उड़ती, धूल उड़ाई चलती थी, और 1 2 4 जो बिल्कुल बढ़िया होते थे, बलिष्ठ वाणी में जो किसी के बाप को नहीं जीतने देते, वो कटप्पा बढ़ करके सेनापति का नेतृत्व करते थे। और शाम को जैसे दोपहर को घर जाते, चाहे लकड़ी की हो चाहे लोहे की या प्लास्टिक की, जिसको राजस्थानी भाषा में बहुत प्यारा यंत्र कहते हैं, डाली, या जिसको हम रोटी बनाने का स्थान कहते हैं, उस पर जाकर के बैग बोले कितनी दूरी पे, बोले भाला फेंकने वाले कृष्णा पुनिया पे जाओ, तेरी तो, और जाके कुछ भी नहीं, हाथ धोना होना, काहे का कोरोना, इसलिए तो नहीं हो रहा हमको कोरोना। हम जहाँ मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं, उसमें तो पता नहीं क्या क्या धो देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इससे ज्यादा इम्यूनिटी पावर किसी देश की क्या होगी। इसीलिए कोरोना नहीं हुआ हमको। दुनिया तो अनुसंधान करती रहेगी, लेकिन हमको पता है कोरोना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम एक जलाशय से कितने आशय सिद्ध कर लेते हैं। क्या बात करते हो, हम तो ऐसे देश के वासी। तो सुखद अनुभव के लिए दुखद अनुभव बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी इंसान को कष्ट आए, संघर्ष है, ऐसा दुख नहीं होने चाहिए। दुख होना बहुत गलत बात है। और दुख की और संघर्ष की परिभाषा भी एक मिनट बोल देता हूँ। दुख और संघर्ष में दिन रात का अंतर है। आप लोग हमसे कई बार अकेले में कहते हैं सर जिंदगी बहुत खराब है, दुख के सिवा कुछ नहीं आज तक। तो दुख और संघर्ष में भी फर्क करना सीखो आप। दुख वो है जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, माँ बाप नहीं है आपके, बहुत सारी पीड़ाएं परिवार में कोई नहीं है जो आपका हाथ अंगुली पकड़ के आपको थोड़ा सा सहारा दे सके, आप खुद कर रहे हैं। अभाव है जिसकी जिंदगी में कभी कोई पूर्ति ही ना हो सके, इसका मतलब आपके जीवन में दुख हैं और आप उनसे जूझ रहे हैं। संघर्ष क्या है? संघर्ष तो है परेशानियां जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। संघर्ष है अभाव जो आपको भावों की ओर ले जाते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसे कमाने के लिए प्रेरित करता है, वो संघर्ष अभाव है पैसों का। तो संघर्ष तो क्या है कि हमको निखारता है। जिसकी जिंदगी में संघर्ष ही ना हो वो प्रयास क्यों करेगा? आपके बढ़िया परिवार होता, अरबों खरबों की संपत्ति होती, काहे का राम कुमार है, कौन सी रीट कौन हो भाई तुम एक अच्छे चल भैया। ये मेरे प्रति आपका नजरिया होता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना। तो संघर्ष के साथ तो जीना सीखो आप। 2 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते हैं कभी और पसीना आता है तो अच्छा लगता है, अंदर से गुड फील आता है, मतलब मैं कुछ संघर्ष करके चल के आया हूँ। तो उसको जीना सीखो आप। कई बार बोलता हूँ आपको कि पसीने से प्रेम करना सीखो, बहुत ज़रूरी है, वरना बीमारियाँ अंदर अंदर दफन हो जाएंगी आपके। पसीने से कई सारी चीज़ें अच्छा हो जाता है हमारा। तो अच्छा कुछ फील करना हो तो पहले बुरा फील करना सीखो, क्योंकि बुरे के बाद ही अच्छे का आनंद आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आना जाना सुना है ना आपने गिरफ्तार मूवी का गाना, लगा रहेगा दुख जाएगा तो सुख आएगा। इसलिए सुख में फूल कर कुप्पा भी मत बनो और दुख में इस तरह भी मत मरो कि बार कुटो मचा दे। ग्यार है प्रॉब्लम। धैर्य रखें, सुख में भी धैर्य चाहिए और सुख में भी धैर्य चाहिए। तो याद रखना उपसर्ग का नाम आंग होता है, आ नहीं होता है। चलो दोबारा बोलो, पहला उपसर्ग कौन सा है? दूसरा बचेगा, धातु ओरिजिनल बचेगी, प्रत्यय ओरिजिनल लुट में रहता है, हमेशा ही क्या हो जाता है? सूत्र है कि यू और अन आकऊ, कहता है यू के स्थान पर अन और वो नूल में आप पढ़ेंगे वो उसके स्थान पर अक। जैसे कारक, धारक, मारक, शिक्षक आदि हम बनाएंगे आगे। अब बोला साहब इसकी व्युत्पत्ति में जब हम इसकी योजना बनाएंगे तो सबसे पहले आपका उपसर्ग आपने बोला वी, आंग में बसता है आ, धातु में बसता है क्री और प्रत्यय में आपने क्या बना लिया? अन। अब याद रखिएगा ये जो लुट प्रत्यय आपने किया है वो हमेशा जाता है, इसका रूप जो बनता है वो नपुंसक लिंग में। जहां जहां लुट कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, नपुंसक लिंग हो गया, सेट हो गया मामला इसका। तो याद रखा लुट प्रत्यांत हमेशा शब्द कहाँ जाता है? नपुंसक लिंग में। अब आप बात को समझ जाएंगे आराम से। वी और आ में संधि करोगे तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि बनता है, तो वी प्लस आ में संधि करोगे तो क्या बनेगा? व्या। जब भी लुट प्रत्यय करोगे धातु में री को अर आदेश होता है, गुण होता है, आगे हम सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो क्री के स्थान पर री की जगह अर आ जाता है तो क्या बनता है? कर। और पीछे बताइए लुट का क्या बचा हुआ है? अन। अब इसको आप जोड़ते जाइए, शब्द बनाते जाइए, व्या कर, र में मिला अ और आगे है अन। पढ़ना एक बार क्या हो गया? इसी को आगे किसी भी शब्द में यदि न से पहले 2 चीजें मिल जाए, या तो र मिले या मूर्धन्य फ मिले,
तो उस शब्द में न को न नहीं रखा जाता है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अणा में। अब देखो न से पहले क्या मिला, र, तो इसका मतलब ये न क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। अटकोपवांग आदि कई सारे सूत्र हैं, उनसे आपको मतलब भी नहीं है, बस पढ़ना शब्द को अच्छा लगेगा। बोलो अब बताओ कौन से लिंग में जाएगा, तो बताओ संस्कृत से क्या बना था, संस्कृतम, तो व्याकरण से क्या बनेगा, तो व्याकरण शब्द में लिंग कौन सा है, जिसका कारण कौन सा प्रत्यय है, इससे बना शब्द नित्य कौन से लिंग में जाता है। अच्छा, लुट में अंतिम रूप जो बसता है वो अन बसता है कि अनम बसता है, फाइनली क्या हो जाएगा, अन की जगह अनम। तो बताओ व्याकरण से बन गया व्याकरणम, तो पट से क्या बनेगा, पठनम, हस से हसनम, गम से गमनम, धाव से धावनम, लेख से लेखनम, भास से भाषणम, वद से वदनम, वाच से वाचनम, और श्रु धातु का श्रव होकर के बनता है श्रवणम। चार कौशल में भी आपके सब लिट प्रत्यय हैं। और इसका अर्थ होता है भाव, हंसने का भाव हसनम, पढ़ने का भाव पठनम, लिखने का भाव लेखनम, और भास मतलब कहना, तो भाषण करने का भाव भाषणम। ऐसे अर्थ चलते हैं हमारे, पढ़ेंगे हम आगे, इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा कि लुट प्रत्यय जो यहाँ किया जाता है वो साधन के अर्थ में किया जाता है। साधन वो होता है जो किसी क्रिया को या किसी कार्य को करने में हमारी सहायता करता है। अब यदि आपने इतने सारे उपसर्ग प्रत्यय जोड़ करके ये शब्द बनाया है, तो इससे बनने वाला शब्द वही अर्थ देगा जो इन चीजों का अर्थ होता है। जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा सम मतलब भली प्रकार से, सुट यानी परिष्करण करना, तो बोला साहब इस व्युत्पत्ति के आधार पर इस व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी व्याकरण के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर हम इस व्याकरण शब्द का अर्थ क्या जाने, कि व्याकरण जो शब्द है उसको ग्रामेटिकल अर्थ से हम समझना चाहेंगे, इसका ग्रामर में क्या अर्थ है व्याकरण का, तो क्या पढ़ेंगे, तो सुनना ध्यान से। यहाँ पर एक है वी, एक है आ, और आगे क्या है क्री। क्री का मतलब होता है कुछ करना, और वी और आ का अर्थ होता है विशेष प्रकार से कुछ करना। इसी को व्युत्पत्ति से लेकर के एक नया शब्द जोड़ा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, याद रखिएगा, ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों की क्या की जाती है, व्युत्पत्ति, और जिस शास्त्र के द्वारा व्युत्पत्ति की जाती है, यानी व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र, व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र बोलना भैया क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। और इसी व्युत्पत्ति को एक अलग शब्द से आपको यह समझाने का प्रयास किया। संस्कृत में ग्रंथकार पाणिनि ने कहा कि व्युत्पत्ति का मतलब एक और शब्द होता है व्याकृति करना। बोलना क्या करना, इसका मतलब व्याकृति करने वाला शास्त्र व्याकरण है। और व्याकृति का अर्थ देख लो, व्याक्री, और लुट प्रत्यय का अर्थ होता है भाव। तो जहाँ व्याकृति की जाती है मतलब जहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, मतलब जहाँ शब्दों का पोस्टमार्टम किया जाता है, जहाँ शब्द की संरचना बताई जाती है, शब्द को तोड़ा जाता है, उपसर्ग, प्रकृति, धातु, प्रत्यय आदि का ज्ञान अलग अलग कराया जाता है, उस शास्त्र का नाम बताइए क्या होता है। और इसी को बड़े प्यारे शब्दों में कहा कि व्याकरणम किम। तो आप लोगों ने एक लाइन याद कर रखी होगी, व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, अनेन इति व्याकरणम। अनेन तृतीय है जिसके द्वारा, इति यानी ऐसा शास्त्र, बोलो भैया क्या कहलाता है, व्याकरणम। एक बार जितना लिखा उतना पढ़ो, व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। और व्याक्रियन्ते का मतलब क्या करना, इसका मतलब व्युत्पत्ति की जाती है जिसके द्वारा वो शास्त्र क्या है। बोला गुरुजी हमारे तो व्याकृति शब्द पहली बार सुने हैं, हमारे तो समझ में नहीं आई बात। तो इसी का अर्थ बताने के लिए संस्कृत में एक पर्यायवाची क्रिया और रख दिया आपने कि व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते। अब थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा व्याकृति मतलब व्युत्पत्ति करना होता है, तो व्युत्पत्ति की जाती है जिसके द्वारा वो शास्त्र कौन है, व्याकरण। तो इसका मतलब है व्युत्पत्ति तो कौन करेगा, व्याकरण करेगा। व्युत्पत्ति करने वाला शास्त्र कौन होगा, व्याकरण होगा। बोला व्युत्पत्ति करने वाला तो पकड़ में आ गया, व्युत्पत्ति पोस्टमार्टम करेगा किसकी, तो कहा कि भैया संस्कृत में भाषा में दो ही तो बात होती है, एक जिसको सीखना चाहते हो वो आपका लक्ष्य, और एक जो सिखाने वाला होता है वो लक्षण। एक जिसको हम समझना चाहते हैं वो आपका होता है क्या बोलते हैं उसको, साध्य, और एक जो सिखाने वाला सहायक होता है वो साधन। हम कभी भी ग्रामर नहीं सीखना चाहते, हमें तो क्या है कि शब्द सीखना पड़ता है, इसलिए ग्रामर को सीखना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर शब्द सिखाने का साधन है, शब्दों के ज्ञान कराने का साधन है।
हम रीट में संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, पर प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत साधन है रीट पास कराने का। हम रीट भी पास नहीं करना चाहते, लेकिन जीवन के निर्वहन के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति और थोड़े थोड़े शौक पूरा करने के लिए रीट हमारे उस शौक की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है। हम नौकरी भी नहीं चाहते, हम जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उस साध्य के लिए नौकरी क्या है? साधन है। तो कई चीज़ें होती हैं जो कहीं कहीं साध्य की भूमिका निभाती हैं और कभी कभी वही चीज़ें साधन की भूमिका निभाती हैं। वैसे ही याद करिएगा, आपका लक्ष्य जो होता है वो होता है मेन, जिसको आप सीखना चाहते हैं। बोलिए क्या होता है? शब्द। एक शब्द या बहुत सारे शब्द हैं भाषा में? एक तो नहीं होता ना, कहा सब एक शब्द बोला, बोले एक भाषा आ गई। दूसरी बोला टपक टपक, एक भाषा। टपक टप दो, ऐसे टप 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 तीन। तो बहुत सारी दुनिया भंडार है, शब्द भंडार। अब पूरा अर्थ हो जाएगा जिसको आपने रट रखा है, बहुत बढ़िया से रट रखा है कि कान में भी जो कोई पूछे तो मशीन चालू हो जाएगी, बोले बता व्याकरण का अर्थ क्या होता है। और आप लोग नींद में भी हो ना, आजकल तो ऐसा ही होगा आपका हाल कि व्याकरण का नींद में भी कोई जार कान में कह देना हेलो व्याकरण का अर्थ बता ना। तो आप कर नींदों में बैठ जाओगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अननिति व्याकरण, और दम से गिर जाओगे ठक। परीक्षा के दिनों में जो आपकी हाल और हालात हैं वो बड़े विचित्र हो जाते हैं। आप अपने व्यवहार को खुद आकलन कभी नहीं करते, लेकिन परीक्षा के बाद कभी आकलन करता कि मैं कहाँ कहाँ बैठ करके कैसे कैसे पढ़ लेता था। कभी तो मैं छत की दीवार जो 1 फीट की होती है, 9 इंच की होती है, वहीं पर बैठ के पढ़ लेता था ऐसे, और मुझे पता ही नहीं कि मैं गिर जाऊंगा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो लगन होती है, कई बार ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी किताब, रोटी खा रहे हैं इधर आराम से और फिर भी किताब, तो ये लगन है हमारी। हमें नहीं पता है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात पता है कि साहब परीक्षा पास करनी है, इसलिए पढ़ना है, तो फिर पढ़ना ही होता है। कई बार कुछ क्रियाएं याद करना, आपको भी जीवन में 1-2 बार ऐसी याद आएंगी कि यार मैं ऐसे पढ़ रहा था यार, बोलता। ठीक है, एक बार वापस पढ़ो इसको, याद भी रहेगी और हो भी रहेगी। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति। तो व्याकृति की जाती है, मतलब क्या की जाती है? व्युत्पत्ति की जाती है। तो व्याकृति का अर्थ ही दोबारा बताया, 2 शब्द अलग अलग नहीं है, इसी का अर्थ वापस बताया कि समझ में आ जाए। तो पहले तो कहा कि जिसके द्वारा शब्दों की क्या की जाती है, नहीं समझ में आया। व्याकृति का मतलब तो दोबारा कह दिया, क्या की जाती है? किसकी व्युत्पत्ति? वही करने वाला शास्त्र कौन है? तो पोस्टमार्टम तो कौन करता है? किसका पोस्टमार्टम करता है? अच्छा, आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, ओरिजिनल वास्तव में शब्द सीखना चाहते हैं, नॉट व्याकरण। व्याकरण भाषा सिखाने का साधन है। यदि मुझे बिना व्याकरण के भी आ जाए ना तो मैं व्याकरण नहीं सीखूंगा, लेकिन व्याकरण से थोड़ा सरल रूप हो जाता है भाषा का, लघुता आ जाती है। 4000 नियम याद किए, भाषा आ गई। तो याद रखना, हम जो सीखना चाहते हैं वो हमारा टारगेट है भाषा में, लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुंचाने का लक्षण क्या है? व्याकरण है। हमारा साध्य क्या है? टारगेट, उद्देश्य क्या है? शब्द है। और उस शब्द को साध्य तक पहुंचाने का साधन कौन है? इसी बात को लेकर आगे हम परिभाषा भी पढ़ेंगे कि जो लक्ष्य और जो लक्षण होता है, इन दोनों का नाम ही वास्तव में क्या होता है? व्याकरण है। जिसमें शब्द और सूत्र की चर्चा की जाती है, उस शास्त्र का नाम ही व्याकरण शास्त्र होता है। बात समझ में आ रही है भैया? दोबारा बोलता हूँ एक बार, एक ऐसा शास्त्र जो शब्दों की संरचना बताता है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ ये बताता है। आप सब लोगों के कोई ना कोई नाम है, किसी का नाम राजकुमार है, बोला राजकुमार का मतलब व्याकरण के पास ले जाओ, कहेगा जो राजा का कुमार है वो राजकुमार है। राजन शब्द से कोई प्रत्यय करोगे तो राजन या राजा बनेगा, कुमार में कुछ करोगे तो कुमार बनेगा। किसी भी शब्द का पोस्टमार्टम करना हो, व्यक्ति का पोस्टमार्टम करना हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, शब्द का पोस्टमार्टम संरचना बतानी हो तो व्याकरण के पास जाएंगे। हम सीखना शब्द चाहते हैं, हम भाषा सीखना चाहते हैं। ग्रामर तो भाषा का क्या है? पार्ट है, अंग है। उसको सीखने से थोड़ी अच्छी भाषा आ जाती है, इसलिए हम इस साधन की, इस लक्षण की सहायता लेते हैं। बाकी हमारा लक्ष्य और साध्य वास्तव में क्या है? शब्द हैं। और लक्षण या साधन कौन है? तो मुझे बताओ, सीखना क्या चाहते हो? सिखाएगा कौन? संरचना किसकी जाननी है? कौन बताएगा? व्युत्पत्ति किसकी करनी है? कौन करेगा? ये शास्त्र है और ये इसका समझ रहे हो व्यवहार है। तो याद रखिएगा कि 2 उपसर्ग हैं, आंग को उपसर्ग कहेंगे, आ को उपसर्ग बोलना अच्छा लगेगा आपको। पहले उपसर्ग का नाम, दूसरे का नाम, बसता क्या है? धातु का नाम, बसता क्या है? प्रत्यय किया, बचा लिया, हमेशा क्या होगा? जहां जहां ये लगता है लिंग कौन सा हो जाता है? अच्छा, सबको जोड़ के घालमेल करके बना लिया, पका लिया, क्या बन गया? व्याकरणम लुट से बना है। लुट जहां होता है नपुंसक लिंग होता है, तो व्याकरण शब्द में भी कौन सा लिंग जाएगा? इसलिए व्याकरण से क्या बना?
व्याकरणम। पढ़ना एक बार वापस यहाँ से अच्छा लगेगा आपको। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनिति। जो शब्दों की व्याकृति मतलब क्या करता है, उसी को हम क्या कहते हैं। इसके अलावा भी व्याकरण का सामान्य अर्थ हम पढ़ेंगे कि वास्तव में व्याकरण क्या है, चलता फिरता अर्थ पढ़ेंगे। अब इतनी देर तो हम शब्द को पढ़े थे। व्याकरणम जो शब्दों की व्युत्पत्ति करता है वो व्याकरण कहलाता है। लेकिन कोई यूँ चलते चलते कह ले कि भाई ग्रामर क्या होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि ग्रामर वो होती है जिसके द्वारा शब्दों का ज्ञान होता है। ग्रामर वो होती है जहाँ सही शब्दों का ज्ञान होता है। व्याकरण वो होती है जहाँ शब्द की संरचना का ज्ञान होता है। व्याकरण वो होती है जहाँ शब्द के अर्थ का निर्णय, अर्थ का ज्ञान होती है, जहाँ दुष्ट प्रयोगों का, गलत प्रयोगों का निराकरण होता है और सही प्रयोगों का अभ्यास होता है। उस शास्त्र का नाम क्या होता है। अरे गांव में क्या बोलते हैं, मुकेश थोड़ी ना बोलते हैं हम। ओ मुकेशिया, और भी ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ओ मुखिया, और मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद में ओ मुंह, और ज्यादा आलसी हो जाएंगे तो शॉर्टकट का जमाना है। मुकेश से मुकेशिया करते करते मुंह पे आ गए, मुखिया पे आ गए, तो थोड़े दिनों बाद तो वहां पे निकलेंगे से फिर वो वापस आएगा, लड़ेगा, उसे सुना नहीं तो बोले तो बोला कब था, कर तो मैं मुंह कर रहा था। हम हर शब्द को पूरा बर्बाद करके बोलते हैं, लेकिन यदि उस भाषा में ग्रामर है तो हम तुरंत रुक जाएंगे कि मुकेशिया से वापस मुखिया से वापस मुकेश पर आ जाएंगे। और ये वापस गलत प्रयोग से सही प्रयोग पर कौन लेके आती है। याद रखना, जिस भाषा का ग्रामर प्रबल नहीं है, समृद्ध नहीं है, वो भाषा या तो मर गई या फिर उसने अपना स्वरूप ही खो दिया। संस्कृत के पास में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस जमाने से लेकर आज तक लगातार उसी रूप में बहती आई है। इसने जन्म ही लिया होगा, पर इसमें खुद में कोई विकार आज भी पैदा, इसीलिए जो है हम लोग इस पर अभिमान करते हैं, गर्व घमंड करते हैं कि एक ऐसी भाषा, एक ऐसी संस्कृति हिंदुस्तान की जो लगातार अनवरत कितने सालों से वैसी की वैसी चली आ रही है। थोड़ा बहुत हेरा फेरी हुई आजकल, जो पिछले 50 साल उसमें गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी लगातार बनी हुई है। लिखिए, महाभाष्य में पतंजलि ने, महाभाष्य के लेखक का नाम क्या है, पतंजलि। महाभाष्य में पतंजलि ने व्याकरण की निम्न परिभाषा दी है। व्याकरण की निम्न परिभाषा दी है। निम्न परिभाषा दी है। क्या दी है, लिख लो। लक्ष्य लक्षणे बराबर व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे, अब लक्ष्यम लक्षणम होता है लेकिन दो है ना, तो द्विवचन में लता लते, पुस्तकम पुस्तके, तो लिखो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। अर्थात लक्ष्य, अब बताओ यहां क्या लिखूं, सूत्र लिखूं, शब्द लिखूं, बहुत बढ़िया, तो लिखो अर्थात लक्ष्य ब्रैकेट में कर दो शब्द, लक्ष्य और लक्षण, लक्षण को यहां सूत्र से कहा गया है ना, तो ब्रैकेट में कर दो सूत्र, तो पूरा अर्थ हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अर्थात लक्ष्य और लक्षण को व्याकरण कहते हैं। लक्ष्य और लक्षण को व्याकरण कहते हैं। जो सीखना चाहते हैं वो लक्ष्य हमारा शब्द है, और सिखाने के लिए जो साधन है, लक्षण है, वो हमारा सूत्र है, व्याकरण है। और वहां परिभाषा में थोड़ा डिफाइन कर दिया कि व्याकरण बराबर लक्ष्य प्लस लक्षण, यानी शब्द प्लस सूत्र। और ग्रामर में यही होती है, संधि समास प्रत्यय कुछ भी पढ़ लो, क्या पढ़ना चाहते हो उससे, शब्द। और सिखाने के लिए पाणिनि ने क्या लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं। इस प्रकार से आपका कार्यक्रम पूरा है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में शब्द कितने पढ़े आपने, दो। पहले का नाम संस्कृत और दूसरे का नाम, अच्छा संस्कृत में उपसर्ग का नाम क्या था, आगम कौन आया, कौन आया, सुट में बचा, धातु का नाम डुक्रिय, डुक्रिय में बचा, प्रत्यय का नाम कत में बचा, शब्द ओरिजिनल बना, और संस्कृत को लेके नपुंसक लिंग में तो बन गया
संस्कारित करना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करना, शुद्ध या निर्मल करना। जिस शब्द का अर्थ होता है उसका नाम होता है संस्कृतम। भाषा शब्द के निर्माण में धातु कौन सी थी? कहना या कथन करना। वक्तायाम या वाची। पहला प्रत्यय क्या लगाया? अच में बचा, दूसरा लगाया टाप में बचा, भास प्लस अ प्लस आ बराबर बन गया और भाषा शब्द में नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग होता है। जिसके द्वारा कुछ कहा जाए उस शब्द का नाम भाषा है। एक आदमी ने कहा था, एक व्यक्ति ने कहा था कि ध्वन्यात्मक प्रतीकों के माध्यम से भाव प्रकट करना भाषा है। कौन बोला? स्वेट बोला। भाषा में तीन चीजें प्रधान है। भाषा होता है माध्यम विचारों के आदान प्रदान का। भाषा वास्तविक रूप से लिखित स्वरूप में नहीं बल्कि मौखिक होती है, इसलिए लिप्यात्मक नहीं, वास्तविक ध्वन्यात्मक होती है। इसलिए ओरिजिनल जो होता है वो भाषा में सुनना और बोलना होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि भाषा शिक्षण की क्लास में संस्कृत भाषा से अर्थ क्या है? ऐसी भाषा जो विचारों का आदान प्रदान में तो करता ही करता है सहायता, साथ में व्यक्ति को संस्कारित या संस्कारवान बनाता है। समझ में आ रही बात? और इसी को लेकर हम आगे बढ़ गए कि संसार की जितनी भी भाषाएं, सबसे प्राचीन भाषा का नाम संस्कृत है। कंप्यूटर के लिए अच्छी भाषा कौन सी है? अच्छा, देव भाषा, सुर भाषा, देववाणी, भारती आदि कौन है? और मैं कहूँ कि ये संश्लेषित है, विश्लेषित है। यहाँ सब जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का नहीं होता है। लास्ट में हम चर्चा करें कि संस्कृत भाषा में जो व्याकरण शब्द है उसमें उपसर्गों की संख्या, अच्छा 2 ही है क्या? 2 है। पहले का नाम दी, दूसरे का नाम, दूसरा हमने धातु लगाया डुकरी। आप तो ओरिजिनली बोला करें ताकि हमें पता तो रहे कि हम इतना सीख गए हैं। प्रत्यय करेंगे कौन सा वाला? लुट। लुट में बचेगा यू, और यू के स्थान पर यदि लुट प्रत्यय कर दिया तो शब्द 100% जाएगा। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। यदि व्याकरण बना लिए तो व्याकरण से कहा मतलब क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनिति। शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला कौन है? व्याकरण है। और व्याकरण व्युत्पत्ति किनकी करता है? अब व्याकरण को थोड़ा सूत्र से भी जान लेते हैं कि व्याकरण किन सूत्र, इसी दोनों चीजों को कि हम सीखना चाहते हैं शब्द, वो लक्ष्य है, वो साध्य है। सिखाने का जो सहायक है वो आपका लक्षण या साधन व्याकरण है। और पतंजलि भावनाओं में बह गए और कह डाला लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। पढ़ते रहिएगा, सीखते रहेंगे।